अब हम लोग बात करेंगे मोजली का एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज मोजलीज एक्सपेरिमेंट? Moseley's experiment basically was again a breakthrough in chemistry in terms of हम लोग जो सोच रहे थे और आगे जाके how chemistry is going to change or the subject is going to propose new ideas to us. तो Moseley studied X-ray spectrum of 38 different elements. Again empirical है, 38 elements का डेटा ले लेके वो स्टडी करने का कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है. जैसे हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रम का मतलब एक्सरे तो जानता ही है तुमसे अच्छा कौन जानेगा एक्सरे. बेसिकली जब एक्सरे मुझे इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या जाके होता है. जब इलेक्ट्रॉन्स जाके एक हैवी मेटल को हिट करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बीम बनता है उसको एक्सरे बोलते हैं. वो एक्सरे को जब तुम एक स्पेक्ट्रम में से डिविएट कराएगा, मूव कराएगा, तो जो लाइट बाहर निकलेगा उसको हम लोग को एक्सरे का स्पेक्ट्रम बोलते हैं. बेसिकली एनालिसिस ऑफ एक्सरे. एक्सरे का जो एनालिसिस वो किया, उसके बाद वो देखा फॉर 38 डिफरेंट एलिमेंट्स. दैट इज द एम्फेसिस यहाँ पर कि इतना सारा एलिमेंट के लिए करके वो सेम चीज नोटिस किया हमेशा. क्या नोटिस किया वो देखो. ही नोटिस्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, मतलब हिज 38 एलिमेंट्स का सेट, starting from aluminium to gold, by measuring the frequency of principal lines of particular series, he observed that the ये line important है, he observed that the frequency of particular spectral line was related to a serial number of the element. इसका मतलब क्या हुआ? हर एलिमेंट का एक सीरियल नंबर होता है. What number does come to your mind straight away? Atomic number. Atomic mass क्यों नहीं? एटॉमिक नंबर. Atomic mass क्यों नहीं? आइसोटोप्स. नहीं, मेरा मतलब ये है कि एटॉमिक आइसोबार. मास. कुछ एलिमेंट्स के बारे में याद करो. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4. परफेक्ट सीरियल नंबर. उनका एटॉमिक मास के बारे में सोचो. 1, 4, 7, 9 रैंडम नंबर्स है. मतलब अनइवन है. एटॉमिक मास बहुत अनइवन है और एटॉमिक नंबर अनइवन एकदम मतलब रैंडम है. हाँ. और एटॉमिक नंबर्स है सीरियल नंबर्स. तो वो देखा कि अगर हम हर एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू एटॉमिक नंबर, मतलब एक सीरियल नंबर. क्या मेरा बात समझ में आया? हम ऐसे बताते हैं. अगर वो फर्स्ट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी समझता है ना, वो जो 1 बाय टाइम पीरियड. अगर वो फर्स्ट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी निकाला और उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो वो देखा अगर वैल्यू 25 आता है तो नेक्स्ट टाइम करने से 50 आएगा, नेक्स्ट टाइम करने से 75 आएगा, विथ माइनर डिविएशंस हियर एंड देयर, मोर और लेस कांस्टेंट. क्या मेरा बात समझ में आया? तो फ्रॉम देयर ही कंक्लूडेड कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन उसका एटॉमिक नंबर. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम कि एटॉमिक नंबर इनटू अ कांस्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ, कुशल? मैं ही हाँ बोला था. अच्छा. प्रोसेस करने का कोशिश कर रहा हूँ. A few important concepts. Atomic number of an element. 2 मिनट का एक बार ब्रेक ले सर. 2 मिनट का. ये बता के फिर दे देते हैं ब्रेक. Atomic number of an element was a serial number, जो कि हम लोग अभी बात किया पीरियोडिक टेबल के रेलिवेंट. इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही था एक्चुअली. चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन फॉर एन एटम, नॉट फॉर एन आयन. एटम के लिए ही ये ट्रू है, आयन के लिए ट्रू नहीं है. आई मीन टू से कि अगर सोडियम का बात करें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो तुम बोल सकता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज द प्रोटॉन का नंबर इज द इलेक्ट्रॉन का नंबर. आई एग्री. बट अगर सोडियम में से तुम Not in Na+. इलेक्ट्रॉन निकाल, हाँ, अगर तुम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इट बिकम्स Na+. तो Na+ का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मैच, तो उस केस में ये एप्लीकेबल है. एक छोटा सा चीज है जो हम लोग को ध्यान रखना है.
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर रहने वाला, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रॉन रहता है वैसे। इसीलिए तो बोला बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लैंग्वेज का मतलब है मतलब कि हाँ, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। अब तुम बोलेगा सारा इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के बाहर रहता है, तो वो भी यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं। Ready when you are, sir. Ready when you are. रेडी? हाँ सर। ओके। हाँ अब सर। हम लोग समझ गया प्रोटॉन क्या है, हम लोग समझ गया इलेक्ट्रॉन क्या है। अब एक सिचुएशन पे ध्यान देते हैं। मान लो एक एलिमेंट का बात करें, हीलियम। कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें? 2। 2। तो नेगेटिव चार्ज कितना है? 0। अबे, इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 2 यूनिट्स। -2 2 -2। यूनिट्स। हाँ, आई मीन ओवरऑल न्यूट्रल है, बट नेगेटिव चार्ज तो उसमें 2 ही है ना। सही बात। ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए? बिकॉज हमको तो पता है हीलियम न्यूट्रल है, 2 होना चाहिए। हाँ, अब बाई नाउ मुझे हर प्रोटॉन का मास पता है, तो 2 प्रोटॉन का मास मुझे पता है, तो 2 प्रोटॉन का जो मास है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही हीलियम का मास होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हीलियम है। में इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास को तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो 2 प्रोटॉन का मास शुड हैव बीन द मास ऑफ हीलियम, बट देखा गया कि हीलियम का मास इज इक्वल टू 4 प्रोटॉन्स। तो उसमें 2 प्रोटॉन है, कंफर्म है, लेकिन 2 ऐसा सब्सटेंस भी है जिसका मास प्रोटॉन जैसा है लेकिन चार्ज नहीं है, तो वो बेसिकली न्यूट्रल प्रोटॉन हो गया। तो ही कॉल्ड देम न्यूट्रॉन्स। फर्दर वो लोग क्या किया कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, जहां पर बेरिलियम जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसमें अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करके मारा। तो ड्यू टू ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनना, तो ट्रांसम्यूटेशन के चलते मेरा एक कंपाउंड बना, एक एलिमेंट बना कार्बन, लेकिन साथ में एक एडिशनल पार्टिकल क्रिएट हुआ जिसमें सिर्फ मास था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। सो दैट वाज द इनिशियल पॉइंट अबाउट अ न्यूट्रॉन। अगर एक रिएक्शन के दौरान एक पार्टिकल निकला
तब तो वो इन्हीं पार्टिकल में से निकला होगा, या हीलियम के पेट में से आया होगा, या बेरिलियम के पेट में से आया होगा। तो न्यूट्रॉन वाज बेसिकली एन आउटकम ऑफ द रिएक्शन। नाउ रिएक्शन में चाहे जो भी हो, न्यूट्रॉन जैसे भी बना हो, इट हैज कम आउट ऑफ दीज टू। तो या तो न्यूक्लियस से आया या न्यूक्लियस के बाहर से आया। बट एटम तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही समझा था कि पूरा चारों तरफ से खाली है, अंदर में एक हैवी न्यूक्लियस है, तो बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर से ही आया होगा। और न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का होता है +1 चार्ज, इसका होता है न्यूट्रल चार्ज। सो दिस इज द एंटायर पिक्चर अबाउट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इक्वल है, हाँ या ना? प्रोटॉन का थोड़ा सा कम होता है, एकदम हल्का सा, नेग्लिजिबल, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास? 1837। Very good, 1837 times, and same for proton. Very good. What is the E/m ratio of a neutron? 0। 0, because उसका E है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं। मास भले ही हो, बट उस सब्सटेंस का कोई चार्ज नहीं है, तो E/m ratio for a neutron must be 0. ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ना आजकल जैसा क्वेश्चन देता है, पेपर में आप लोग को मैच द कॉलम बनाने दे देगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 3 वैल्यू दे दिया और राइट हैंड साइड में 3 वैल्यू दे देगा, बोला टैली करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे देगा E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन, और राइट हैंड साइड में दे देगा तीनों का वैल्यूज। तो तुमको टैली करके देखना होगा कि कौन सा क्या है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी तक रदरफोर्ड जो समझा वो बता रहा था, प्रोपोज कुछ नहीं किया कि ऐसा होता है। नाउ ही इज कमिंग अप विद एन आइडिया कि शायद एटम ऐसा दिखता है, या इनफैक्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एटम ऐसा ही दिखता है, शायद का बात ही नहीं। ही इज कन्विंस्ड, नहीं तो मॉडल नहीं बनता ना। क्या मोजलीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग का? क्रिश रिपीट करेगा, मोजली क्या बोला था? बंसल जी। सर हम बोले। हाँ बोलो। सर मोस्टली जो है वो एक्सरे मतलब एक्सरे पार्टिकल्स को एक स्पेक्ट्रम से पास किया था ऑफ मतलब 38 एलिमेंट्स ऑफ उसको ऑब्जर्व किया था। कैसे? खाली रिलेशन बता दो। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है वो वेरी गुड एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल होता है, राइट? हाँ। नो अच्छा, प्रोपोर्शनल होता है, नॉट इक्वल। इंडो कांस्टेंट। एग्जैक्टली। ओके, सो रदरफोर्ड अपना मॉडल प्रपोज किया। नंबर 1, कांस्टेंट स्क्वायर्ड। एन एटम, कुछ बोला? नहीं, ठीक। An atom consists of positively charged heavy nucleus where all the protons and neutrons are present. Okay? The number of positive charge on the nucleus is different for different atoms. मतलब हर atom का number of protons अलग-अलग होता है. Very childish, very basic actually. The volume of the nucleus is very small and is only a very small fraction of the total volume of the atoms. अभी हम तुम लोग को बताया था लगभग 5 से 10 लाख के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख दिया है, तो इट बेसिकली इज वेरिएंट, मतलब चेंज होते रहता है। नाउ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। ये खाली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। गुड टू नो, न्यूमेरिकल इसके ऊपर में नहीं पूछेगा, सो नॉट टू वरी। नेक्स्ट, there is an empty space around the nucleus called extra nuclear part. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, extra nuclear मतलब न्यूक्लियर के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, where electrons are present. The number of electrons in an atom is always equal to the number of protons present in the nucleus. The volume of an atom is about 10 to the power 15 times the value of the nucleus. क्या ये वैल्यू समझ पा रहा है? 10 to the power 15. Okay. Now the volume of an atom divided by the volume of the nucleus करके ये वाला वैल्यू आया। अब एक सिंपल चीज सोचो, ये वैल्यू 10 to the power 15 क्यों है?
क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम। हेलो सर मैं हाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे घर में मेरे कजिन आए हुए चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, अगर तो अनम्यूट तुम मत करूंगा बोल, तो आप कोई और प्लीज। तो हाँ बोल ही सकता है। गर्व समझा? हाँ सर, हाँ सर। नहीं, हम एक्चुअली देखना चाहते हैं बीच बीच में सब जगा हुआ है कि सब सो गया, मतलब पता नहीं होता कभी। तो मतलब कि जो न्यूक्लियस से मतलब कि जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन्स तक, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय सिर्फ न्यूक्लियस का रेडियस का क्यूब, तो 10/15 आएगा ना, हाँ, 10⁻15 आएगा ना। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक बोला। तो बेसिकली हम ये बोलना चाहता है, रेडियस ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁵ तभी जब उसका क्यूब किए तो 10⁻15 बन गया। ये बात समझ में आया? और 10⁵ इज नथिंग एल्स बट 1 लाख। ठीक है ना? ओके, अब देखो जो पॉइंट तुम लोग तब बोला था उसके तरफ आ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स at high speed. Centrifugal force is acting on the revolving electrons and it is being counterbalanced by the force of attraction between the electrons and the nucleus. Nucleus एक electrostatic force के कारण उस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, which is centripetal force. Electrons दूर भाग के जाना चाहता है because of the centrifugal force of the circular rotation. ये constantly चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड देयरफॉर वो एक ऑर्बिट में गोल गोल घूमता रहेगा। इस मोशन को वो रिलेट किया था क्वाइट सिमिलर टू सोलर सिस्टम का मूवमेंट के ऊपर। सर ऐसे थोड़ा स्टूपिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नाम ही स्टैटिक है, तो डजंट इट ओनली अप्लाई जब पार्टिकल्स एट रेस्ट हो? नो 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 नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरुआत हुआ था वहां से कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एट रेस्ट पुल करेगा, बट उसके बाद जब कॉन्सेप्ट समझ में आया लोगों को तो बेसिकली ये था कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अब वो चाहे मूव कर रहा है चाहे रुका हुआ है, ऐसा कहीं वो थोड़ी बोला था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन कभी नहीं पुल करेगा। समझा? तो दोनों को पुल करेगा, स्टैटिक में भी करेगा, डायनामिक में भी करेगा। देन यू कैन से व्हाई नॉट कॉल इट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वो लोग कभी नाम चेंज नहीं किया, इट इज ऑलवेज बीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही ब्रैकेट में डाल देते हैं। वो कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ था कि उसको किसी और ब्रैकेट में डालना वाज नॉट feasible एक्चुअली, कभी किया नहीं वो लोग। बट अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज नॉट अ बैड क्वेश्चन। एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन कभी खराब होता ही नहीं है, जो भी मन में है पूछ लो। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थोड़ा दिन और मॉडल। पढ़ाइए मेरे को। नहीं नहीं, मेरे को 6 महीना में काफी कुछ पता चला है, तो इट्स ओके, मैनेज कर लेंगे। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तुमको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ पता है? तुम घर में कजन लोग को बुला के हंगामा कर रहे हैं। अरे सर हम मेरे पापा थोड़े से अजीब हो गए, वो बोल यू रहे आर थे ऑन सबको रिकॉर्ड, कोरोना, ध्यान रखना, ठीक है? सबको ही कोरोना होगा, क्या फर्क पड़ता है, बाहर जाना में तो एक दिन जाओ। सभी को है। हाँ, नहीं वो बोलते तो मतलब होना तो सभी को है, घर बार धंधा पानी तो बंद करके बैठेंगे नहीं। वुड यू हर दिन बिलीव, सुबह 7 वुड यू बजे। बिलीव पापा से मेरा एक बार बात हुआ था लास्ट कुछ दिन पहले, तो पापा मेरे को भी ये चीज समझाए, एक दिन तो होना तुमको भी है मेरे को भी है। उस दिन के बाद से आई मेड श्योर कि भाई पापा का कॉल अवॉइड करना। अरे सर लिटरली हर दिन सुबह मतलब 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते, 6-7 बजे तक आते हैं आजकल, ये पूरा अचानक दिन से ऑफिस स्टार्ट में किए हैं क्या? रहते हैं। पहले तो नहीं जा रहे थे ऑफिस? अरे पता नहीं सर, ऊपर से क्रिश एक और पापा ऑफिस सेंटर जा रहे खोलने हैं? का। नहीं सर, अभी तो बंद किया। फैक्ट्री जाने का बात था, लेकिन शायद पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ऑफिस बंद है सर, फैक्ट्री शायद जाएंगे 2-3 दिन। रुंगता जी? तो घर ही ऑफिस बन गया। चलो तो भी अच्छा है। अच्छा, आप सर मेरा इलेक्ट्रॉन वाला सेंटर देखे हुए हैं जो अभी मेन में रोड पे है? हम बोला था ना, बाबू को एक बार गिर गया हाँ, था, उसको लेके गया था। उसका मेन रोड के बाहर जो फुटपाथ है ना, फुटपाथ पे भी पूरा सेंटर कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। सुजीत बोस से परमिशन ली, सड़क को भी बोल रहे ले लेंगे एक्स्ट्रा वेटिंग रूम बनाने के लिए। कुछ भी हो रहा है सर दुनिया में, हम बोल रहे हैं ना आपको, कुछ भी। भाई जितना दिन जिएंगे सब तो आराम से जी लेते हैं। हम तो रोज रात को एक आइसक्रीम खाता है, आराम से देखा जाएगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हम लोग का लाइफ में और कुछ तो है नहीं, बचा ही नहीं है, अब कम से कम आइसक्रीम ही खा लो यार। सर मेरा तो वो भी बंद है।
मेरे को एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था, हैगन डैज बोल के। अब तो लगता नहीं कभी खाने को मिलेगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कोइंसिडेंटली सर लॉकडाउन के पहले ही दूर का बात है। सर कोइंसिडेंटली लॉकडाउन के पहले हैगन डास का वेजिज चॉकलेट ले आया था, तो हम तो खत्म नहीं करने का मन कर मेरे रहा को मेरे तेरे से को बात ही नहीं करना है। अरे सर पहले वैसे बोर्ड के चक्कर में 2 महीना से कुछ आइसक्रीम नहीं खा रहा था, पापा वो बोल के रखे थे एक्चुअली कि तुम लोग के बुखार संग होगा। ऑनेस्टली बहुत खराब हुआ। हम आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा फेब्रुवरी खराब। से लेके सीधा मई हो गया। आई फरवरी तो गेस सर 100 बोलने का बात है, हम लोग तो घर पे कुछ हद तक कितना जनवरी भी नहीं दिया। दिसंबर में लास्ट हम लोग बाहर निकला स्कूल के लिए, जनवरी में लास्ट बाहर निकला, उसके बाद हम तो और कहीं क्रिस बाहर ही तो नहीं सर गए। हर एक एग्जाम देने के बाद लिटरली मतलब हर एक एग्जाम का कहीं ना कहीं बाहर गए हैं। मतलब अरे लिटरली खातू जब भी हम भाई, तो भी 1-2 भाई घंटे आगे 2 घंटे जिस दिन एक हम बात तेरे संग नहीं गए किसी और के संग गया है भाई, हम तो हर दिन गए। अच्छा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल एक्चुअली बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक रह गया था। ड्रॉबैक क्या था समझते हैं? एटॉमिक स्टेबिलिटी। हाँ, तो वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे था ना, वहीं पे उसका एक जगह मिस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, when a charged particle moves under the influence of an attractive force, it loses energy. हम अगर सीधा भाषा में बोले कि अगर हम मान ले क्रिश को बोला कि क्रिश एक आइलैंड है सॉल्ट लेक में, उस आइलैंड के चारों तरफ तेरे को गोल गोल घूमना है, तो 2-4 चक्कर तो बेचारा एनर्जी के संग काट लेगा, उसके बाद तो थकान होगा ही होगा। तो इट इज सपोज टू लूज एनर्जी। कि अगर चार्ज पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल के अराउंड रोटेट करता है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हैव टू लूज एनर्जी। नाउ अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके अंदर में से रेडिएशंस निकलते जाएगा, वेव्स निकलते जाएगा। thus the electrons which moves in an attractive field will emit radiations. तो अगर प्रोटॉन के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशंस लूज करेगा और करते ही जाएगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जाके वो लाइटर फील करेगा, मतलब एनर्जी खत्म हो जाएगा उसमें। तो इट विल बी डोमिनेटेड बाय द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस उसको स्पाइरल करके अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस इज एटम का जो पूरा वॉल्यूम है वो श्रिंक होके न्यूक्लियस का वॉल्यूम बन जाएगा। दैट इफेक्टिवली मींस एक एटम का वॉल्यूम विल डिक्रीज 10 to the power 15 टाइम्स। मतलब बेसिकली अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेके काम कर रहे हैं, अचानक से इंस्टेबिलिटी के चलते वो वैनिश हो जाएगा। 10 to the power 15 टाइम्स छोटा होने का मतलब तुम लोग समझ ही सकते हैं। तो कोई भी चीज से हम लोग काम कर रहे हैं, मान लो मोबाइल में बात कर रहे हैं, बात करते करते वैनिश, तो ऐसा तो होता नहीं है। ऑल सब्सटेंसेस, ऑल मैटर दैट वी यूज आर हाईली स्टेबल। तो देयरफॉर ये उसका एक मेजर ड्रॉबैक था। सेकंड, इफ द इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली, द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम, वही जो अभी हम तुम लोग को बता रहा था, प्रिज्म से लाइट निकलने से जो स्पेक्ट्रम बनता है, शुड बी कंटिन्यूअस। बट the observed atomic spectra of well-defined lines of definite frequency, but the observed spectra consists of well-defined lines of definite frequency. मतलब वो देखा कि जो स्पेक्ट्रम बना उसमें कुछ इंडिविजुअल लाइंस बनता है, वो नहीं देखा। ऐसा हैज बीन फाउंड कि जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें कुछ इंडिविजुअल लाइंस बनता है, जस्ट लाइक द बारकोड। लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हम एग्जांपल देते हैं, जब आसमान में रेनबो बनता है, इज इट कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? कंटिन्यूअस। विजुअल का जो कलर्स है एक के संग दूसरा ओवरलैप करता है। इनफैक्ट रेड के अंदर येलो घुस जाता है, येलो के अंदर ब्लू घुस जाता है, एंड सो ऑन। बट अगर हम लोग एक मोबाइल खरीदने जाते हैं या एक पेन खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो स्कैन करके वो लोग बारकोड के थ्रू उसका प्राइस एनालाइज करता है, स्कैन करता है। तो वो बारकोड का जो वैल्यूज होता है वो कंटिन्यूअस होता है कि डिस्क्रीट लाइंस होता है? डिस्क्रीट लाइंस होता है, अलग अलग लाइंस होता है ना, इंडिविजुअल पैरेलल लाइंस होता है। सो स्पेक्ट्रम का जो बात हम लोग कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज, मतलब इंडिविजुअल लाइन। बट अगर वो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करता है तब तो उसका स्पेक्ट्रम शुड हैव बीन कंटिन्यूअस। तो ये जगह भी वो समझा नहीं पाया था। इनफैक्ट अगर हम सच बताएं तो वो स्पेक्ट्रम लेके कुछ भी नहीं एनालाइज किया था तब। ठीक है,
हमको समझ में नहीं आया सर, हम लोग का जो मॉडर्न एटॉमिक है उसमें मतलब ऐसा क्या फर्क है कि हम लोग एटॉम का स्टेबिलिटी को मतलब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? देखो, पहला बात तो हम तुमको ये बताएं कि इट्स वेरी रॉन्ग फॉर अ केमिस्ट्री टीचर टू से दिस, बट द फैक्ट इज कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। दीज आर थ्योरीज। केमिस्ट्री में जितना भी है ना, सब जगह थ्योरीज है कि शायद ऐसा होता होगा, ऐसा करने से ये मिला बोल के दिस इज द ट्रूथ। तो कोई चीज का हम लोग के पास कंप्लीट आंसर नहीं है, बिकॉज हम लोग उस चीज को उस लेवल पे स्टडी कर ही नहीं पाए। दिस इज एन इवॉल्विंग स्टडी। इन अदर वर्ड्स, हम ये नहीं बोलते हैं कि सब गलत है, हम ये बोलते हैं कि सब कुछ हद तक करेक्ट है, और 100 साल बाद जब हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन इसको लेके पढ़ाई कर रहा होगा, वो लोग और डेप्थ में और डिटेल्ड एनालिसिस करके चीज को समझ पाएगा। समझा? तो इस चीज का हम Because लोग I के पास mean अभी I भी find एक्सप्लेनेशन है नहीं। Rutherford's model very practical. बस एक ही चीज है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अग्रीड। लेकिन बेसिस तो ले डाउन कर ही दिया अग्रीड। अपने लिए। हम गलत नहीं बोला, तुम गलत नहीं बोला, बट क्या होता है कि रदरफोर्ड अगर एक चीज नहीं बता पाया, तो उस चीज को जो बोलेगा नेक्स्ट टाइम, उसका मॉडल ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया। प्लस Absolutely. रदरफोर्ड कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स नहीं यूज किया था। देखो, कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था इसके पीछे। क्या मेरा बात समझ रहा है? कोई थ्योरम, कोई yes sir. फॉर्मूला, वो सब नहीं था। अगर कोई बोरबेरी बंदा, स्कीम वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, अगर कोई बंदा इसी चीज को समझाएगा यूजिंग सम नंबर्स, क्वांटिफाई करेगा, तो बात बेटर समझ में आएगा। अगर हम तुमको बोले कोरोना का इफेक्ट बहुत लोगों के ऊपर होता है, रे बहुत रिस्की चीज है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस नथिंग। अगर हम बोले कोरोना Abstract. होता बहुत लोगों को है, एब्स्ट्रैक्ट है। कोरोना होता बहुत लोगों को है, मरते बहुत कम है, व्हाट डज दैट मीन? बहुत कम मतलब कितना? राइट? इनिशियली बोला जा रहा था 0.1%, बट इंडिया में अगर तुम स्टैटिस्टिक्स देखो, वर्ल्ड वाइड अगर स्टैटिस्टिक्स देखो, तो इट इज समवेयर बिटवीन 4% to 5%। किसी किसी कंट्रीज में 3 to 4% है। म्यूटेट हो रहा है वायरस। वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो बढ़ेगा ही और बढ़ेगा अभी तो। हाँ, तेरे को नहीं फोन करके बोला था क्या? ये इसका थ्योरी है भाई, सबका थ्योरी है अपना अपना। दीदी का अपना थ्योरी है, दादा का अपना थ्योरी है। एक ही चीज हो सकता है, हर्ड इम्यूनिटी। सब लोग जितना दिन तक रह सकते हो सेफ रहो, वरना भाड़ में जाओ, अपना काम धंधा मत बालो। That is it. पागल हो गया क्या? भाई मरेंगे अरे, मरेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ तब टाइम के हम बाद लोग को फिट इंडिविजुअल्स पेशेंस, रखना पड़ेगा। वी हैव पेशेंस टू बी विंस आउट। फिट इन ये फिट। बात है। चलो, एक ही हम चीज से बच सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। दैट इज इट। इम्यूनिटी एक्वायर्ड नहीं होता ना। तुम ऐसे कैसे बोल सकता कि कल से हम हाईली इम्यून हो जाएगा या मेरे इम्यूनिटी को हम बेटर कर अगर लेगा? अगर सबको हो जाएगा ना सर कोरोना, तो तो यू विल सबके गेट पास यूज्ड। एंटीबॉडीज होगा, नहीं तो नहीं पूरा नहीं, मतलब ह्यूमन कोरोना रेस विल इवॉल्व। अभी तक हम जो समझा है, कोरोना रिकर्स। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। नहीं तो एग्जैक्टली, बट लेकिन अगर पूरा सबको हो गया ना सर, तब किसी को भी वापस नहीं हो सकता। इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। मे बी, ठीक है। दैट इज व्हाट हर्ड इम्यूनिटी इज। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट देख, कोई भी उसके लिए सैक्रिफाइस करने खत्म को होने रेडी वाला नहीं होगा है, कि आजा भाई मेरे खत्म को हो होने जा, वाला है ताकि 10 सेकंड्स में मीटिंग। हाँ चलो 10 बंद करते, सेकंड्स में मीटिंग वापस खत्म। भेज रहे हैं। और क्या पढ़ाएंगे आज?